नमस्कार, आप देख रहे हैं जानकारियों से समृद्ध हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपका आर्थिक विकास हम सुनिश्चित कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम आपको मिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ से, बातें करेंगे नवीनतम तकनीकी जानकारियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। पक्का चेक डैम बनाने पर किसानों को अनुदान दे रही सरकार। बकरियों का गर्मी के मौसम में खास ध्यान रखे पशुपालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। राज्य सरकार की कृषि विभाग भूमि संरक्षण निदेशालय पटना द्वारा किसानों को पटवन के लिए पक्का चेक डैम के निर्माण में सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसान जल संरक्षण कर सकेंगे। सरकार की संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि और जल संरक्षण का लाभ किसानों तक पहुँचाना है। हमारा भूमि संरक्षण हमारा बहुत सारा योजनाओं पे काम कर रहा है। आपको मिट्टी को संरक्षण करने के लिए और पानी को संरक्षण करने के लिए इस मुहिम के तहत हमारा BWDS भूमि संरक्षण के तहत चेक डैम का आप निर्माण करवा सकते हैं। देख सकते हैं सर, चेक डैम का निर्माण करा सकते हैं और कुआं का आप उड़ाही करवा सकते हैं या कुआं का नया निर्माण करवा सकते हैं, जिससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज होता है। और चेक डैम के माध्यम से 4 फीट पानी को आप रोककर किसानों को वाटर से लाभ पहुंचा सकते हैं। बकरी पालकों को वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि इन दिनों गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और ऐसी स्थिति में आप अगर बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर मेमनों और बड़ी बकरियों को बढ़ते तापमान से सुरक्षित रखना जरूरी है। इस समय दिन का तापमान उन्हें काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। शुष्क हवाओं की वजह से लू लगने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए अपने बकरियों के दिन में चरने के लिए बाहर नहीं निकालें, साथ ही उनके रहने के स्थान को भी घेर कर रखें। फसल को रोग मुक्त रखना अच्छे उत्पादन को प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। खासतौर पर गुणवत्ता की बात करें तो यह और भी जरूरी है। बीजोपचार इसका एक बेहतर उपाय है। इससे पौधे न केवल सुरक्षित होते हैं बल्कि उनका विकास भी सही तरीके से हो पाता है, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिलता है। इसके लिए वर्तमान समय में कई विधियां प्रचलित है। विशेष जानकारी ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति सौरभ से। अगर हम जैविक बीज उपचार की बात करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हम प्रारंभ में ही बीज उपचार करके रोगों और कीटों से होने वाले जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तथा किसान भाई जो हैं उनको आर्थिक नुकसान इससे काफ़ी कम होगा। पशुपालक भाई बहनों, अगर आप गाय पालना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का पालन करें। साहिवाल एक उन्नत गृह प्रजाति है। इसके अलावा नूरा भी एक बेहतर प्रभेद है। इसके पालन से लाभ का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप क्रॉस नस्लों का पालन करके भी अपने लाभ का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है। देश में कई तरह के दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दुधारू पशुओं में गाय को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भारत में गायों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें देशी और विलायती गाय शामिल हैं। विलायती गाय दूध तो अधिक देती है, पर उनका दूध पानी जैसा पतला होता है। भारत में देशी गायों का दूध अमृत के समान माना जाता है। देशी गायों का दूध A2 गुणवत्ता वाला होता है, जो मानव शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए आजकल लोग देशी गाय का दूध पीना अधिक पसंद करते हैं। पशुपालकों को भी विलायती गाय का पालन छोड़कर देशी गाय का पालन करना चाहिए, ताकि वे देशी गाय से अच्छा मुनाफा कमा सकें। देशी गाय का पालन करने से पहले पशुपालकों को गाय की नस्ल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसकी उन्नत नस्लों में साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, कांकरेज आदि प्रमुख हैं। साथ ही क्रॉस नस्लों की बात करें
तो भारत में लोकप्रिय क्रॉस नस्लों की प्रमुख गायों में जर्सी क्रॉस, होस्टिन फ्रेजियन क्रॉस, रेड सिंधी क्रॉस, थारपाकर क्रॉस और एचएफ क्रॉस शामिल हैं, जो दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अगर मेहनत और लगन हो तो सफलता मिल ही जाती है। इसे साबित करते हैं वैशाली जिला के रहने वाले प्रगतिशील किसान राजीव कुमार। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने गांव में मशरूम उत्पादन से जुड़ गए हैं। इन्होंने मशरूम के उत्पादन के साथ साथ कंपोस्ट खाद की भी तैयारी शुरुआत की और मुनाफा भी दोगुना से ज़्यादा कमा रहे हैं। इनका कहना है इस व्यवसाय के शुरू करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन बोर्ड के द्वारा सहयोग मिला है। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। हाँ, ये जो पीछे देख रहे हैं ये हमारा मशरूम आफ्टर प्रोडक्शन के बाद से जो निकला हुआ स्पेंड कंपोस्ट है, जो हमारा कोई यूज नहीं है, वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है। इसको थोड़ा सा टाइम लेके इसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक खेती के लिए। ये जो है हाजीपुर से नर्सरी वाले हैं, टोटल नर्सरी वाले आके हमारे यहाँ से ले जाते हैं। आसपास के एग्रीकल्चर खेती सेक्टर है वो ले जाते हैं। गंगा किनारे जो अभी पिछले महीना लेके गए थे 40 ट्रैक्टर, जो गंगा किनारे में भी तरबूज वगैरह रोपा जा रहा है, खीरा रोपा जा रहा है, काकड़ी रोपा जा रहा है नदी के ऊपर में बालू पे, तो वो यहाँ से लेके गए हैं। काफ़ी ये फ़ायदा करता है खेती में। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध है। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए जानते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी में क्या है अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं एमपी गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के बदलते मिजाज को, साथ ही साथ आपने लिया जायजा मंडी के भाव का, सुना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी को भी, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की जानकारियों से। कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। सब्जियों की खेती भारत में पूरे वर्ष होती रहती है और इसकी मांग भी बाजार में बनी रहती है, क्योंकि अनाज का उत्पादन और उपभोग ये तो होता ही है, लेकिन सब्जियों का उपयोग भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। तो सब्जियों की खेती में कैसे कर सकते हैं विकास, कैसे उसके तकनीकों में परिवर्तन करके हम ले सकते हैं लाभ, इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ श्री गौतम कुमार से, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एयू बायोटेक के। आइए देखते हैं ये भेंट वार्ता। किसान बंधुओं नमस्कार। कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि अगर हमारे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है, उन्हें अपना आर्थिक तरक्की करनी है, आर्थिक तौर पे समृद्ध होना है, तो उन्हें सब्जी की खेती अवश्य करनी चाहिए। और चूँकि सब्जी जो भी सब्जियां हैं उसकी मांग जो है बाज़ार में हर दिन है, पूरे वर्ष है, और कीमत भी किसी भी अनाज के मामले में अनाज से कम नहीं है। तो किसान साथियों, आपको या हमें सबों को इस बात पे चिंता है कि हमारे किसानों की आर्थिक आमदनी किस तरह बढ़े। इसमें सब्जी का उत्पादन बहुत बड़ा सहायक है और आप कर भी रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कहाँ पे ऐसी खामियां आ रही है जिसके कारण हमारे किसान सब्जी की जो उपज है या सब्जी का जो उत्पादन है वो कम मात्रा में कर रहे हैं, या ऐसे कहाँ पे हमारे किसान चूक जा रहे हैं जिससे कि उनकी आर्थिक आमदनी उस अपेक्षा नहीं बढ़ रही है जितना कि बढ़नी चाहिए। तो किसान बंधुओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सब्जी का उत्पादन कर आप किस तरह से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है उत्तम कुमार। आज हम उनसे इसी विषय पर बात करेंगे।
उत्तम जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक युवा हैं, किसानों के बीच जाकर काम करते हैं, आपके पास में एक अनुभव है उनके बीच जाकर काम करने का। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल यही जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे किसान किस तरह सब्जी की खेती करें, किन तकनीकों का अपनाएं, या ऐसा क्या आप बदलाव उनमें देखना चाहते हैं जिससे कि सब्जी उत्पादन करके वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें? बहुत बहुत धन्यवाद डीडी बिहार को कि हम किसानों को जो हमारा अनुभव है, हमने जो पढ़ाई की है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, किसान खेती में कौन सा तकनीक अपनाएं और कहां कहां सावधानी बरतें तो किसान उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सब्जी की खेती। सब्जी की बात जैसे बताएं कि उसका सब दिन डिमांड है और अच्छा मार्केट है, तो किसान अभी चैलेंज ये आ रहा है, किसान ये थोड़ी सी उसको उस तरह से खेती नहीं कर पा रहे हैं कि किसान यदि सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी में खासकर बात करें तो वो एक ही सब्जी को लगा रहे हैं। लेकिन बात करें हम लोग सब्जी का, तो हर चीज़ का एक सीज़न होता है और सीज़न में कहीं ना कहीं किसान 2 या 3 फसल का चयन करे और उसको जब वो लगाएं तो उनका अच्छा प्रोडक्शन भी होगा और मार्केट में जब उसको वो लोग हार्वेस्टिंग करके ले जाएंगे तो उनका जो है रेट भी अच्छा मिलेगा। और उनका जब रेट अच्छा मिलेगा तो उनका आर्थिक स्थिति में भी सुधार होंगे और उनका जो प्रोडक्शन एक ही चीज़ वो कर रहे थे जहाँ एक ही फसल को, तो उसका वेस्टेज में भी जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसका कम होगा और किसान इसको बड़े लेवल पे प्रमोट भी करेंगे और उसको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तकनीक की बात करें अब हम लोग थोड़ा सा, तो कृषि में खासकर हम लोग सब्जी की बात करें तो उसमें तकनीक यही अपनाने होंगे कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से काम करना होगा, क्योंकि किसान जिस तरह से अंधाधुंध केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज कर रहा है तो उसको यूज करने का 2-3 मकसद होता है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारा जो पौधे में बीमारी कम आए और उसका लागत कम हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये 2-3 जो मैटर आ रहा है उनके मन में वो उसका बढ़ते जा रहा है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। तो उसका यही समाधान है कि उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव करना होगा, उस पर थोड़ा सा काम करना होगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू थोड़ा आगे बढ़े। उसके बाद उसमें तकनीक अपनाएं कि वो मल्चिंग के साथ काम करे, बेड बना के काम करे, सीजनेबल 2-3 आइटम का चयन करे और उसको अच्छा से देख रेख करे, जिस तरह से वो प्रोग्रेसिव फार्मर अभी हर गांव में देखा जाए कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे जब काम करे तो किसान को अच्छा इनकम भी मिलेगा और उसको काम करने में अच्छा मन भी लगेगा। उत्तम जी, जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे किसान क्या करते हैं कि अगर वो एक सब्जी का फसल लगा रहे हैं तो बड़ी मात्रा में एक ही फसल को लगा रहे हैं, तो उससे होता है कि मार्केट में एक ही चीज़ जब ज़्यादा पहुंच गया तो उसका जो रेट है वो कम मिलता है। तो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी अप्रैल में, मैं आपसे एक व्यवहारिक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अभी अप्रैल में हैं हम लोग, आप किसानों के बीच रहते हैं, तो अभी के वक्त में उन्हें कौन कौन सी सब्जियाँ लगानी चाहिए जिससे कि उनको अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगाएं, और आप क्या उन्हें सुझाव देंगे ताकि वो अप्रैल में इस तरह का सब्जी लगाएं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले? अभी जैसे अप्रैल का सीज़न है तो किसान बात करें तो अभी कद्दू का सीज़न है, भिंडी का सीज़न है, करेला का सीज़न है, खीरा का सीज़न है, नेनुआ का सीज़न है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 4-5 सीज़न है, लेकिन किसान यदि भिंडी की बात करें तो वो भिंडी ही लगाएंगे, कद्दू ही लगाएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं वो 2-3 फसल का चुनाव करें और उसको लगाएं तो उसका ग्रोथ भी बढ़िया होगा, उसमें जो पौधे में जो बीमारी का चांस है वो भी कम होंगे और उसके बाद वो यदि मार्केट ले जाएंगे तो उसका अच्छा रेट भी मिलेगा और उसका जो वेस्टेज होने का चांस है वो वेस्टेज भी कम होगा। तो इस चीज़ पे यदि किसान ध्यान दें और थोड़ा सा उस पर काम करे तो किसान को अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और उनका जो काम करने का जुनून है उसमें भी वो आगे बढ़ेंगे और लाइफ उसका कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन पे ध्यान दे तो किसान आगे बढ़ सकते हैं। उत्तम जी, जो अभी चूँकि सब्जी का खेती वो मुख्यतः इसीलिए करते हैं, है भी वो एक तरह से नकदी फसल ही है कि उनको तुरंत भर में पैसे मिले। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भी अभी कृषि में नई तकनीक उपलब्ध है, चाहे वो आप मल्चिंग की बात कर रहे थे या जो टपक विधि से जो खेती करते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं देते हैं और ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, तो आपके अनुसार अभी कौन सी वो नई तकनीकें हैं जिनको हमको किसान को जानना चाहिए और उसका उपयोग अपने जो सब्जी की फसल है उसमें करनी चाहिए उन्हें? सबसे पहले किसान खेत का अच्छा से जुताई करे, उसके बाद वो बेड बनाएं, उसके बाद उसमें इरिगेशन टेक्नोलॉजी को यूज करे जो टपक सिंचाई है, उसके बाद वो मल्चिंग लगाएं,
फिर उसमें पौधा लगाएं या सीड लगाएं, जो भी सीजन है सब्जी का। उसके बाद वो जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो वहाँ पे फेरोमोन ट्रैप आता है, ल्योर आता है। इन सब का जब वो यूज करेंगे तो उसमें जो पेस्ट इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम लोग देखा जाए तो 40% 50% कम कर सकते हैं। और वो जो प्रोड्यूस होगा वो देखा जाए तो बहुत कम केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज होगा, क्योंकि जो पेस्ट इंसेक्ट है, जो तकनीक वो अपनाएंगे तो उनसे उसका इनपुट कॉस्ट भी कम होगा और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ उसका क्वालिटी भी बेटर होगा और उसका सेल्फ लाइफ भी बेटर होगा। तो ये सब तकनीक को अपनाएंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और इस तरह हम लोग बहुत सारे किसानों के साथ कर रहे हैं और किसान भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। जब छोटे लेवल पे तो किसान को लग रहा है कि हमें इनकम हो रहा है, और जब वो किसान का कुछ फील्ड में जाके पायलट जब देखता है कि कैसे हो रहा है, तो वो देखने के बाद उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जब ये लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो छोटा छोटा जहाँ पायलट हो रहा है या लोकल में जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वहाँ जाके भी किसान देखे और छोटे लेवल पे ट्रायल करे तो अच्छा उनको इनकम मिलेगा। ये तकनीक का जो अभी ज़रूरत है, तकनीक उसी बेसिस पे किसान अपनाते हैं जब लगता है कि अब वो प्रॉब्लम से पूरा जूझते जूझते अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो तकनीक पे आते हैं। तो इसीलिए तकनीक हम लोग इसीलिए बता रहे हैं कि पहले उनको तकनीक के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए और कैसे तकनीकी खेती कर रहे हैं उसको जा आप लाइव देखिए खेत में किसी का जहाँ पे रोल मॉडल बना हुआ है। उसके बाद जो है किसान को ट्रस्ट होता है और धीरे धीरे वो उस चीज़ को अपनाते हैं और वो अच्छा उनसे इनकम बना रहे हैं। जब किसान बहुत मेहनत करता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, तब कोई फसल लहलहाता है आपके खेत में। उत्तम जी, एक बात आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो जब फसल की कटाई का, चाहे वो जब सब्जी है उसको तोड़ाई का वक्त आता है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब वो सब्जी को तोड़ने जा रहे हों उस वक्त उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस सब्ज़ी को ये हो सकता है ऐसे तोड़ लें कि वो हो सकता है कि जैसे डैमेज है या बर्बाद हो जाता है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब वो सब्ज़ी की तुड़ाई कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें? किसान जब सब्जी की तुड़ाई करने जा रहे हैं तो उस पर ये फोकस करना चाहिए कि मार्केट में जो इसके पहले जो वो हार्वेस्टिंग करके जा रहे थे तो उसका डिमांड कितना था, मतलब सेल कितना हो रहा था, लोग कितना अवेयर थे, तो उसके अनुसार जाए, उस डिमांड के अनुसार वो उसको हार्वेस्टिंग करे। ऐसा नहीं कि छोटा खीरा है या छोटा कद्दू है, छोटा भिंडी है तो हम सब छोटा को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो मिडिल में भी उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं और जो बड़ा है उनको भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो डिमांड के अनुसार देखें और जो ज़्यादा पहले छोटा है उसको बहुत लास्ट स्टेज में हार्वेस्ट करें। लेकिन ऐसा होता है जब किसान हार्वेस्टिंग करने जाते हैं तो वो लगभग चीज़ों को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। किसान साथियों, अभी भी हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं, वो हर कोई सब्जी का उत्पादन नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो सब्जी के उत्पादन को हर समय करते हैं, उचित तरीके से करते हैं। तो उत्तम जी, मैं कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो हमारे सब्जी को नहीं भी उगा रहे हैं, वो सिर्फ अनाज वाले फसलों पे हैं, और जो सब्जी की फसल को लगातार कर रहे हैं, आप इन दोनों तरह के जो हमारे किसान साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो किसान अभी खासकर धान, गेहूँ, मक्का, सरसों या चना पे अभी तक पूरा उनका फोकस है और लग रहा है वही हमारा जीवन यापन है, तो उसको तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ छोटे लेवल पे यानी 10% आप सब्जी की खेती पे ट्रांसफ़र होइए, बदलाव कीजिए। और वो जब 10% आप बदलाव करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि सब्जी का भी डिमांड है, और वो सब्जी जो हम लोग उगा रहे हैं, वो जो हम लोग और पूरा जो परिवार खा रहे हैं, तो उनसे पोषण भी मिल रहा है और मार्केट जो जा रहा है उनका अच्छा रेट भी आ रहा है। जब उसको कंटिन्यू मार्केट से अच्छा रेट मिलेगा तो वो धीरे धीरे जहाँ 10% था वो 10% से किसान 50-60% पर पहुँचेंगे। और बिहार का GDP देखा जाए तो कृषि पर जब एक सिस्टम में काम हो, तकनीकी माध्यम से जब किसान काम करे तो प्रोडक्शन और बेटर हो सकता है। तो उन्हें शुरू में यही हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि छोटे लेवल पे वो ट्रायल करें, जहाँ पे वो 2 एकड़ 5 एकड़ में धान, गेहूँ, मक्का लगा रहे हैं तो वो 5 कट्ठे से और 10 कट्ठे से जो है सब्जी की खेती की शुरुआत करें, कि इनिशियल में उसका इन्वेस्टमेंट भी कम हो और वो देखे कि इनका सब्जी की सबसे बड़ी बात है कि वो जो है 60 दिन से 120 दिन का फसल होता है। कोई भी सब्जी की हम लोग बात करें तो उसमें देखा जाए तो अच्छा रेट भी मिलेगा और ग्रोथ टाइम भी कम है। तो इन चीज़ से किसान उसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी की फार्मिंग करेंगे। उत्तम जी, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही व्यावहारिक जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। किसान बंधुओं, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
उम्मीद करते हैं कि इस भेंटवार्ता में मिली जानकारियां आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। जानकारियों का सिलसिला अभी रहेगा यूं ही जारी, लेकिन बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सिर्फ अपने विशेषज्ञ से ही आपको नहीं मिलाते, कोशिश ये होती है कि सरकार की योजनाओं से भी आपको रूबरू करा सकें। तो आइए सरकार की इस योजना यानी कि किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में अब लेते हैं जानकारी इस मनोरंजक तरीके से बनाए गए फीचर फिल्म के जरिए। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई
1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। आप इन सभी जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं, यही उम्मीद करेंगे हम, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ ऐसी ही और भी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।